जय ठाकुर, जय माँ। वचनामृत का पाठ लेके मैं आई हूँ। आप सब कैसे हो? आप लोग स्वस्थ हो, ये कामना करती हूँ और मैं भी ठीक हूँ। आप हफ्ते में मैं एक दिन वचनामृत का पाठ करती हूँ। आज वो दिन है। हम अभी तक देखा कि ठाकुर जिन लोगों के अंदर झांक के देख लेते हैं कि इसके अंदर ईश्वरीय गुण है या आध्यात्मिक लाइन में ये आगे बढ़ सकते हैं या किसी का भी अच्छे कुछ भी सुनते हैं तो ठाकुर खुद उनके पास पहुंच जाते हैं। तो आज भी ऐसे ही एक के पास गुणी व्यक्ति के पास ठाकुर खुद जा रहे हैं। वो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के मकान पे आज ठाकुर जा रहे हैं। तो यहीं से हमारे पाठ शुरू हो रही है। आज शनिवार है, श्रावण कृष्णा षष्ठी। दिन के 4 बजे होंगे। दिन के 4 बजे जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण किराए की गाड़ी पर कलकत्ता के रास्ते बहादुर बागान की तरफ जा रहे हैं। भवनाथ, हाजरा और मास्टर साथ में है। आप पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर के घर जाएंगे। ठाकुर के साथ कौन कौन है? मास्टर है, भवनाथ है, हाजरा है। ये मास्टर कौन है? पहले हम लोगों ने देखा। मास्टर ईश्वरचंद्र विद्यासागर की स्कूल की मास्टर है, जिनके साथ आज मिलने के लिए ठाकुर जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण की जन्मभूमि जिला हुगली के अंतर्गत कमरपुकुर गांव है, जो पंडित विद्यासागर की जन्मभूमि बीरसिंह गांव के पास है। हुगली जिला में जहां ठाकुर के घर है कमरपुकुर, और ये विद्यासागर के जन्मभूमि है बीरसिंह है। दोनों के जन्मभूमि यहाँ बोला जा रहा है कि पास पास ही है। श्री रामकृष्ण देव बाल्यकाल में ही विद्यासागर की दया की चर्चा सुनते आए हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि विद्यासागर ठाकुर से बड़े हैं और उनका चर्चा ठाकुर बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में प्राय अनेक पांडित्य और दया की बातें सुना करते हैं। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में भी बार बार ठाकुर ईश्वरचंद्र विद्यासागर की पांडित्य का और दया का बात सुनते थे। ये सुनकर कि मास्टर विद्यासागर के स्कूल के पढ़ाते हैं, आपने उनसे पूछा, क्या मुझे विद्यासागर के पास ले चलोगे? तो ठाकुर जैसे ही सुने विद्यासागर के स्कूल के मास्टर है तो मास्टर से पूछ रहे हैं, हमें ले चलोगे? मुझे उन्हें देखने की बड़ी इच्छा होती है। उनके पांडित्य, उनके दया के बाद इतना सुना और बचपन से सुना, इसलिए बोल रही हैं कि मेरे को बहुत इच्छा होती है कि मैं उनसे देखूं। मास्टर ने जब विद्यासागर से यह बात कही तो उन्होंने हर्ष के साथ किसी शनिवार के 4 बजे उन्होंने साथ लाने को कहा। ये बात सुन के मास्टर ने जाके ईश्वरचंद्र से पूछा तो ईश्वरचंद्र जी बहुत खुश हो गए। हाँ लेके आना, बट शनिवार को 4 बजे लेके आना। केवल यही पूछा, कैसे परमहंस है? क्या वो गेरुए कपड़े पहनते हैं? मतलब हम जब सन्यासी के बारे में सुनते हैं तो दिमाग में एक बात हम लोगों को आ जाते हैं, सन्यासी मतलब गेरुआ पहनते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। तो यहाँ इसलिए विद्यासागर भी पूछ रहे हैं क्या वो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, कैसे परमहंस है? मास्टर ने कहा, जी नहीं, वे एक अद्भुत पुरुष है। मास्टर भी बोल रहे हैं कि हाँ नहीं, वो एक अद्भुत पुरुष है। लाल किनारीदार धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, पॉलिश किए हुए स्लीपर पहनते हैं। रानी रासमणी के काली मंदिर की एक कोठरी में रहते हैं,
जिसमें एक तख्त है और उस पर बिस्तर और मच्छरदानी उस बिस्तर पर लेटते हैं। कोई बाहरी भेष तो नहीं है, पर सिवाय ईश्वर के और कुछ नहीं जानते। अहर्निश उनका ही चिंतन किया करते हैं। हम जानते हैं जो ईश्वर के रास्ते में जो लोग जाते हैं वो लोगों का वेश अलग हो जाते हैं, गेरुआ पहनते हैं। बट ये दिन भर ईश्वर के ही बातें करते हैं, लेकिन जूते भी पहनते हैं, पॉलिशदार जूते पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, बिल्कुल साधारण जैसे हम लोग रहते हैं ऐसे ही उनका वेशभूषा है। गाड़ी दक्षिणेश्वर काली मंदिर से चलकर श्याम बाजार होते हुए आप आम स्ट्रीट में आए हैं। भक्त लोग कह रहे हैं कि आप बहादुर बागान के पास आए हैं। तो रास्ते जैसे जैसे चल रही हैं अब भक्त लोग बोल रहे हैं हम बहादुर बागान के पास आ गए। बहादुर बागान में ही ईश्वरचंद्र विद्यासागर रहते हैं। श्री रामकृष्ण बालक की भांति आनंद से बातचीत करते हुए आ रहे हैं। आम स्ट्रीट में आकर एकाएक उनका भावांतर हुआ, मानो ईश्वर वेश होना चाहते हैं। ठाकुर बहुत खुशी से सबसे बात करते हुए आ रहे थे। आप जैसे सब बोले बहादुर बागान आ गए तो ठाकुर एकदम से जैसे भावान्वित हो गए हैं। गाड़ी राम मोहन राय के बाग की बगल से आ रहे हैं। मास्टर ने श्री रामकृष्ण का भावांतर नहीं देखा, छठ कहा दिया, ये राम मोहन राय का बाग है। श्री रामकृष्ण नाराज हुए, कहा आप ये बातें अच्छे नहीं लगती, आप भावाविष्ट हो रहे हैं। अच्छा, ठाकुर जब भावाविष्ट हो रहे थे तो मास्टर ने ध्यान नहीं दिया, तो मास्टर ने झट बोल पड़े राम मोहन राय के बाग है। तो ठाकुर को अच्छा नहीं लगा सुन के। आप ये बातें मत करो, ठाकुर बोल रहे हैं। विद्यासागर के मकान के सामने गाड़ी खड़ी हुई। मकान 2 मंजिल है, साहबी ढंग से सजा हुआ है। मकान के चारों ओर खुली जगह है जो दीवार से घिरी हुई है। पूरा मकान कैसे है, विद्यासागर का घर कैसे है, 2 मंजिला घर है, साहिबी ढंग से सजा हुआ है, और क्या है चारों तरफ खुली जगह भी है और दीवार भी है, चारों तरफ घिरी हुई दीवार है। मकान के पश्चिम की ओर फाटक है। आंगन में बीच बीच में पुष्प वृक्ष लगे हुए हैं। नीचे पश्चिम वाले कमरे में ऊपर चढ़ने के लिए जीना है। पूरा उनके भीतर कैसे पुष्प वृक्ष लगा हुआ है, कौन सी द्वार खुला हुआ है, पश्चिम की ओर से फाटक के अंदर आना है, ये सारे यहाँ एक्सप्लेनेशन है कैसे कैसे जा रहे हैं। नीचे पश्चिम वाले कमरे के ऊपर चढ़ने के लिए जीना है। विद्यासागर ऊपर रहते हैं। जीने से चढ़कर ऊपर जाते ही उत्तर की ओर एक कमरा है, उसके पूर्व की ओर एक हॉल है। हॉल के दक्षिण पूर्व वाले कमरे में विद्यासागर सोया करते हैं। दक्षिण की ओर और एक कमरा है। ये सारे कमरे कीमती पुस्तकों से भरे हैं। अब ऊपर चढ़ के ऐसे मानो यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे आँखों के सामने जैसे पश्चिम से हम उठा, इधर एक हॉल है, उधर विद्यासागर जी सोते हैं, ऐसे पूरा इतना एक्सप्लेनेशन किया है कि आपके आँखों के सामने जैसे पिक्चर चलते जा रहे हैं। इतना अच्छा सुंदर लिखा है। और पूरे जो घर है, पूरा घर कीमती पुस्तकों से भरा है। पुस्तकों पर सुंदर जिल्द लगाकर उन्हें अच्छी तरह सजा कर रखा गया है। जैसे पुस्तकों के ऊपर हम कवर चढ़ा के अच्छे से रखते हैं, इसलिए बोले। हॉल के पूर्व की ओर मेज और कुर्सी है, यहीं बैठकर विद्यासागर काम किया करते हैं। हॉल में एक तरफ कुर्सी लगा हुआ है जहाँ बैठ के वो
काम करते हैं विद्यासागर। जो लोग उनसे मिलने आते हैं वो मेज़ के तीनों ओर रखी हुई कुर्सियों पर बैठा करते हैं। विद्यासागर के बारे में हम क्या जानते हैं? विद्यासागर दया की सागर है। उनसे हर कोई मांगने ही आते हैं। विद्या तो वो दान करते हैं, लेकिन उनका पास जो भी है, जो जैसे भी उनसे मांगते हैं, वो कभी पीछा मतलब किसी को छोड़ते नहीं हैं, सबको दान ही करते हैं। दया की बहुत बड़ा सागर है ये। इसलिए बोला जा रहा है कि जो लोग उनसे मिलने के लिए, मिलने मतलब मांगने ही आते थे, तो सब कोई स्टूडेंट आते थे, उनके पास बुक नहीं है, कोई बाहर से चिट्ठी लिखा। माइकल मधुसूदन दत्त एक कवि है जो बाहर से चिट्ठी लिखते थे, हमें पैसे भेजो विद्यासागर। तो उनकी बातें हो रही हैं कि कुर्सियों में सब आके चारों तरफ बैठते हैं। जो लोग उनसे मिलने आते हैं वो मेज की तीनों ओर रखी हुई कुर्सी पर बैठा करते हैं। मेज पर कागज़, कलम, सरिया आदि लिखने की वस्तुआं, बहुत सी चिट्ठियाँ और कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं। मेज में क्या पड़ा है? कागज़, कलम, चिट्ठियाँ सब पड़ा है। इस मेज के दक्षिण दिशा के कमरे में एक छोटा बिछाना है, यहीं पर आप शयन करते हैं। मेज के साइड में जो है, मेज पर जी चिट्ठियाँ रखी हुई है, उनमें क्या लिखा है? शायद किसी विधवा ने लिखा है, मेरा नाबालिग बच्चा अनाथ है, उसके और देखने वाले कोई नहीं है। आपकी उसकी और देखने आप ही को उसी को और देखना होगा। जो सारे चिट्ठी है उसमें कैसे कैसे बातें लिख सकते हैं कि कोई शायद विधवा लोग लिखे हैं कि मेरे बच्चा नाबालिग है, उसको देखने वाले कोई नहीं है, आपको ही देखना होगा। किसी ने लिखा, आप कहीं चले गए थे, इसलिए हम इस महीने का पैसा समय पर नहीं मिला, बड़ी तकलीफ़ हुई। किसी ने ऐसे भी लिखा कि आपसे पैसे टाइम पे आए नहीं, तो हमें बहुत तकलीफ़ हुई। किसी गरीब छात्र ने लिखा है, आपके स्कूल में निःशुल्क भर्ती हो गए हूँ, पर मुझ में पुस्तक खरीदने के भी सामर्थ्य नहीं है। आपके स्कूल में तो आपने बिना निःशुल्क में हमें भर्ती तो ले लिए, लेकिन हमारे पास कोई पैसे नहीं कि मैं पुस्तक ले लूँ। किसी ने लिखा है, मेरे परिवार के लोग को खाने को नहीं मिल रहा है, मुझे एक नौकरी लगवा देनी होगी। किसी ने बोला, मेरे को एक नौकरी तो लगा दो। उनके स्कूल में किसी शिक्षक ने लिखा है, मेरी बहन विधवा हो गए हैं, उसके सारा भार मुझ पर आ पड़ा है, इतनी तनख्वाह में मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। शायद किसी ने बिलात से पत्र लिखा है, ये मैं यहाँ विपत्ति में पड़ा हूँ, आप दीनबंधु है, कुछ मदद भेजकर इस संकट से मेरा रक्षा करें। ये बिलात के जो फ्रेंड है, इसी का नाम अभी मैंने लिया था, मधुसूदन दत्त ने। बहुत बड़ा ज़मींदार के घर के लड़का थे, बहुत अच्छे लिखते थे, इंग्लिश में भी उन्होंने लिखते थे। तो उनके बारे में तो बार बार हम लोग देखते थे। एंड में उनका ऐसे हाल हो गए थे, विद्यासागर जी के पास बार बार उनका चिट्ठी आते थे और ये यहाँ से पैसे भेजते थे बिलात। तो यही हम देख रहे हैं, हर कोई विद्यासागर जी से हेल्प लेने के लिए चिट्ठी लिखते थे, क्योंकि सबको पता है ये दीनबंधु है, दीन की बंधु, गरीब की बंधु, इनमें दया भरा है, तो ये हमें देंगी। किसी ने लिखा है, अमुक तारीख को हमारे फैसले का दिन निश्चित हुआ है, उस दिन आप आकर हमारा झगड़ा मिटा देना, कि हमारा जो झगड़ा होता है वो भी मिटा देना। श्री रामकृष्ण देव गाड़ी से उतरे,
मास्टर राह बताते हुए आपको मकान के भीतर ले जा रहे हैं। आंगन में फूलों का पेड़ है। उनके बीच में से जाते हुए श्री रामकृष्ण बालक की तरह बटन में हाथ लगाकर मास्टर से पूछ रहे हैं, कुर्ते की बटन खुले हुए हैं, इसमें कुछ हानि तो नहीं होगी? मतलब यहाँ ठाकुर को हम देख रहे हैं, ठाकुर उनसे मिलने के लिए इतना उतावले हैं और उसमें भी बोल रहे हैं कि मेरा कुर्ते का बटन खुला हुआ है, इसमें कुछ होगा तो नहीं ना, क्योंकि विद्यासागर के बारे में ठाकुर ने इतने सुन रखे हैं कि इतना अच्छा है, तो मैं कैसे उनके सामने जाऊँ, प्रेजेंटेशन ठीक तो होंगे हमारा। बदन पर एक, हम कहाँ चले गए, हाँ, बदन पर एक सूती कुर्ता है और लाल किनारे की धोती पहने हुए हैं, जिसके एक छोर कंधे पर पड़ा हुआ है। पैरों में स्लीपर है। मास्टर ने कहा, आप इस सब के लिए चिंता ना कीजिए, आपको कुछ त्रुटि ना होगी। आपको बटन नहीं लगाना पड़ेगा। समझाने पर लड़के जैसे शांत हो जाते हैं, आप भी वैसे शांत हो गए हैं। मास्टर ने जैसे उनको बोला कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सारे कुछ, आपका कोई त्रुटि नहीं होंगे। जैसे बच्चे खुश हो जाते हैं, श्री राम कृष्ण देव भी ऐसे खुश हो गए हैं। विद्यासागर रामकृष्ण भक्तों के साथ जीने से चढ़कर पहले कमरे में, जो उत्तर की तरफ था, गए। कमरे में उत्तरी दिशा में विद्यासागर दक्षिण मुख होकर बैठे हैं। सामने एक चौकोर लंबी चिकनी मेज है। इसी के पास एक बेंच है। मेज के आसपास कुछ कुर्सियां हैं। विद्यासागर एक मित्र से बातचीत कर रहे थे। ठाकुर जब उनके अंदर गए, घर के अंदर, तो घर का कैसे कैसे हैं, कहाँ चौकी लगा हुआ है, कहाँ कुर्सी लगा हुआ है, विद्यासागर कैसे बैठे हैं, ये सारे एक्सप्लेनेशन के बाद बोल रहे हैं। 2-3 मित्र भी है जिनके साथ विद्यासागर बात कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण के प्रवेश करते ही विद्यासागर ने खड़े होकर उनके स्वागत किया। श्री रामकृष्ण मेज के पूर्व की ओर खड़े हैं। बाएं हाथ मेज पर है, पीछे वह वेज है। विद्यासागर की पूर्व परिचित की भांति एक टक देखने और भावावेश में हंसते हुए विद्यासागर को देखते ही ठाकुर का क्या हाल हुए हैं। ठाकुर मुस्कुरा रहे हैं और भावाविष्ट की तरफ देख रहे हैं। विद्यासागर की उम्र 63 की लगभग होगी। अच्छा, काफ़ी बड़े हैं विद्यासागर, इसका मतलब। श्री रामकृष्ण से वो 16-17 वर्ष की बड़े होंगे। ठाकुर से विद्यासागर 16-17 वर्ष की बड़े हैं। मोटी धोती पहने हुए हैं, पैरों में स्लीपर और बदन में एक आधी आस्तीन का फलालेन का कुर्ता। अब विद्यासागर का जो कपड़े हैं कैसे हैं, क्या क्या पहने, मोटी धोती पहने हैं और एक कुर्ता पहने हैं जिसमें आस्तीन आधा है। सिर का निचला हिस्सा चारों तरफ उड़िया लोगों को तरह मुड़ा हुआ है। बोलने के समय उज्ज्वल दांत नज़र आते हैं। सभी दांत नकली है। सिर खूब बड़ा है, ललाट ऊंचा है और कद कुछ छोटा। ब्राह्मण है, इसीलिए गले में जनेऊ है। तो यहाँ विद्यासागर जी का हम अब रूप कैसे दिख रहे हैं। विद्यासागर जी का सभी दांत
नकली है पहले बता दिया, लेकिन हाँ जो है उनका सिर बहुत बड़ा है, कपाल बहुत चौड़ा है, कांध थोड़ा छोटा है, ऐसे करके। और ब्राह्मण है, पंडित है तो जनेऊ पहने हुए हैं। विद्यासागर में अनेक गुण है। पहला गुण विद्यानुराग। एक दिन मास्टर से यह कहते हुए सचमुच रो पड़े थे कि मेरी तो तीव्र इच्छा थी कि खूब विद्या अध्ययन करूं, पर कुछ ना हो सका। इतना विद्यासागर होने के बाद भी मास्टर के सामने एक बार वो रो ही पड़े थे कि खूब विद्या अध्ययन का मन है लेकिन कर नहीं पाती हूँ। संसार में पड़ जाने के कारण बिल्कुल समय नहीं मिला। दूसरा गुण सर्वजीव पर दया। पहला क्या है? विद्या। दूसरा गुण क्या है? सारे जीवों पर दया। विद्यासागर दया के सागर है। बछड़े को माँ का दूध नहीं मिलता ये देखकर दूध पीना छोड़ ही दिया था। बछड़े को उसके माँ के दूध नहीं मिलते ये देखकर विद्यासागर ने दूध पीना ही छोड़ दिया था। आखिर कोई साल बाद स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने के कारण फिर दूध शुरू करना पड़ा था। एकदम छोड़ दिए थे, फिर कुछ तबीयत ऐसे बिगड़ गए बहुत सालों के बाद, तब जाके फिर दोबारा दूध पीना शुरू किए थे। गाड़ी में नहीं चढ़ते थे। घोड़ा बेचारा अपना कष्ट जाता नहीं सकता, चुपचाप सहता जाता है। तो घोड़े की गाड़ी में नहीं चढ़ते थे कि घोड़े अपना कष्ट नहीं बोल पाता है, तो इसलिए चुपचाप सहता है, तो घोड़े की गाड़ी में नहीं चढ़ते थे। एक दिन आपने देखा एक बोझ देने वाले हमल की हैजा हो गए हैं। देने वाले हमल वो रास्ते पर पड़ा हुआ है, पास ही उसकी टोकरी पड़ा है। देखते ही आप स्वयं उसे उठाकर अपने घर ले आए और उनकी शुश्रूषा करने लगे। अच्छा, जैसे कोई बीमार पड़े हैं, बीमारी का यहाँ नाम भी दिया रखा है, तो वो पड़े थे तो विद्यासागर उसको खुद उठा के अपने घर लाए और सेवा शुश्रूषा करने लगे। तीसरा गुण स्वाधीनता प्रीति। अधिकारियों के साथ एक मत ना होने के कारण संस्कृत कॉलेज के प्रधान अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। अच्छा, यह थोड़ा सा हिंदी मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था। स्वाधीन मतलब अपने लिए जो स्वाधीनता है, जो हम आजकल बोलते हैं ना, जो निजस्वता दिखाना, तो यहाँ इनका दिखा रहे हैं कि कॉलेज में जब उनके प्रिंसिपल के साथ नहीं, कॉलेज वाले के साथ, आधिकारिक लोगों के साथ जब नहीं मिले थे तो उन्होंने नौकरी छोड़ दिए थे। चौथा गुण लोगों की निंदा स्तुति का परवाह नहीं थी। लोग जो निंदा करते थे उससे उसका कोई परवाह नहीं पड़ती थी। एक शिक्षक पर आपका स्नेह था। उनकी बेटी के विवाह के समय बगल में उसे उपहार देने के लिए नया वस्त्र दबाकर आ खड़े हुए। पांचवा गुण मातृभक्ति तथा मानसिक बल। माँ ने कहा था, ईश्वर तुम यदि इस विवाह में, भाई के विवाह में नहीं आओगे तो मेरा मन बड़ा दुख होगा, मेरा मन में बहुत बड़ा दुख होगा। इसलिए कलकत्ता से पैदल ही निकल पड़े। राह में दामोदर नदी थी, नाव नहीं थी, तैरकर ही उस पर चले गए। विवाह की रात्रि की गीले कपड़े में माँ के सामने जा पहुँचे। कहा, माँ मैं आ गया। तो
ये विद्यासागर के बारे में हम लोग जैसे जानते हैं तो इसमें वचनामृत में थोड़ा विद्यासागर जी के बारे में यहाँ उनका गुण कैसे कैसे है, क्या है, ये सारे लिखा हुआ कि माँ का कहना उन्होंने ऐसे मानते थे। माँ ने बोला भाई के शादी में तुम्हें आना ही है, तुम नहीं आओगे तो नहीं चलेंगे, तो कलकत्ता से पैदल चल पड़े। और दामोदर नदी, बारिश के दिन था, दामोदर नदी में कोई उस टाइम नाव नहीं था, नाव चलाने वाले, तो खुद ही तैर कर माँ के सामने जाके गीले कपड़े में खड़े हो गए थे। ये है विद्यासागर जी। आगे चल के और भी इनका पाठ है, पूरा करेंगे अगले। अब ठाकुर के साथ क्या बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब इतना ही है। जय ठाकुर, जय माँ। मेरे चैनल में जो लोग नए हो वो सब्सक्राइब करो, सुनो, पास में रहो। आप लोग पास में रहोगे, सुनोगे, देखोगे तो मेरे को भी थोड़ा अच्छे लगेंगे, मज़ा आएंगे पढ़ने में। जय ठाकुर, जय माँ।